जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आपको सब्जेक्ट किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो देखनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी। यदि भी तो हमने उस टॉपिक की वीडियो अपलोड नहीं की है, जिस टॉपिक की वीडियो आप सर्च कर रहे हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि 24 से 48 घंटे के अंदर आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाए। तो आइए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। हमारी जो आज की वीडियो वह टमाटर पर आधारित है। हम इस वीडियो में कवर करेंगे कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस ऑफ टमाटो को। ये जो वीडियो रहेगी ये 2 पार्ट में अपलोड रहेगी। तो पहले पार्ट में हम उन टॉपिक पर बात कर लेते हैं जिन पे की वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि हम इन वाले टॉपिकों पे आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा सोइल यानी मृदा, यानी जो टमाटर की खेती की जाती है वो किस प्रकार की मृदाओं में की जाती है, इसको हम पहले टॉपिक में कवर करेंगे। सेकेंड टॉपिक हमारा रहेगा नर्सरी प्रिपरेशन ऑफ टमाटोज, यानी जो टमाटर की पौध होती है वो कैसे तैयार की जाती है उसको हम देखेंगे। तीसरा टॉपिक रहेगा टाइम ऑफ सोइंग, यानी जो टमाटर की बुवाई का समय है वो क्या है उसको हम देखेंगे। चौथा रहेगा ट्रांसप्लांटिंग यानी रुपाई, तो जो टमाटर है उसकी फसल किस तरीके से रुपाई की जाती है उसको हम देखेंगे। पांचवा रहेगा प्लांटिंग डिस्टेंस, यानी जो पौधे से पौधे की दूरी होती है और जो रो से रो की दूरी होती है वो कितनी होनी चाहिए, इसको हम कवर करेंगे। छठा टॉपिक रहेगा फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट, यानी जो टमाटर की फसल है उसको किस मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसको कैसे पूरा किया जाता है उसको हम देखेंगे। सातवां और लास्ट टॉपिक रहेगा एरीगेशन यानी सिंचाई। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे कि जो टमाटर की फसल है उसमें कितनी मात्राओं में सिंचाई की आवश्यकता होती है और कब कब हमको उसमें सिंचाई करनी चाहिए। और जो हमारा सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम बात करेंगे बीड मैनेजमेंट की, हार्वेस्टिंग स्टोरेज की, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की, और फोर्थ उसमें टॉपिक रहेगा डिसीज। ये जो चारों टॉपिक है उसको सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे। तो फिलहाल अभी हम जो हमारा पार्ट 1 है उनके टॉपिकों की बात कर लेते हैं। तो उसमें हमारा पहला टॉपिक है वो है सोइल यानी मृदा। तो किसी भी फसल के लिए मृदा बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि आप मृदा ही नहीं होगी, यानी जब भूमि ही नहीं होगी तो आप खेती कहाँ से करेंगे। तो अगर टमाटर के संदर्भ में इसकी बात करें तो जो टमाटर की खेती होती है वो लगभग सभी प्रकारों की, जो सभी टाइप की मृदा हैं यानी सभी प्रकार की जो मृदा है उनमें की जा सकती है। उदाहरण अगर आप देखें तो रेतीली, चिकनी, दोमट, काली और लाल मृदा। बस इसमें शर्त ये होती है कि आप जिस भी प्रकार की मृदा में टमाटर की खेती कर रहे हैं उसमें जल निकासी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर जल निकासी इसमें ठीक नहीं होगी तो टमाटर की फसल खराब हो जाएगी। फिर भी अगर आप ये जानना चाहेंगे कि कोई एक तो सॉइल होगी जिसमें कि मृदा जो टमाटर की खेती है बहुत अच्छे से की जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कॉटन की जो खेती होती है वो काली मृदा में बहुत अच्छे से की जाती है, उसी तरीके से जो टमाटर की खेती होती है वो सबसे अच्छी जो उपज देती है वो चिकनी दोमट मृदा में और बारीक रेत वाली मृदाओं में बहुत अच्छी इसकी उपज रहती है। अगर इसमें पोषक तत्व अगर हम बहुत अच्छे से प्रोवाइड करके अगर उसकी खेती करते हैं तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन काफ़ी अच्छा होगा। नेक्स्ट है हमारा वो है नर्सरी प्रिपरेशन ऑफ टमाटोज, यानी जो टमाटर के जो पौध है वो कैसे तैयार की जाती है। तो पौध हम नर्सरी को बोलते हैं, और नर्सरी की अगर हम परिभाषा की बात करें तो नर्सरी हम उसको बोलते हैं जैसे किसी खेत में अगर हमें किसी पौधों को लगाना है तो उस पौधे को रोपने से पहले किसी एक स्थान पर उस पौधे को जो तैयार करते हैं उस स्थान को हम नर्सरी बोलते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि पौधे को रोपने से पहले पौधे को किसी दूसरे स्थान पर तैयार करना ही नर्सरी कहलाता है। तो जो टमाटर की जो नर्सरी होती है उसको तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें जो मृदा होती है उसकी जुताई बहुत अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छी जुताई होगी उतनी अच्छा जो है वो बीज का अंकुरण होगा, और जितना अच्छा बीज का अंकुरण होगा उतना ही अच्छा पौधा तैयार होगा। तो जब आप जुताई होती है उनको अच्छे से कर लें, उसके बाद जो मृदा है उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद और या कंपोस्ट को मिलाएं। अगर इसकी मात्रा की बात करें कि कितनी मात्रा में मिलाएं तो ये डिपेंड करेगा कि आप कितनी एरिया में पौध को तैयार कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप खाद और जो कंपोस्ट है उनको मिला सकते हैं। और मिलाने के बाद आप उनको क्यारियों में बांट लें। क्यारियों में बांटने के बाद जो क्यारी होनी चाहिए वो सतह से यानी जो ज़मीन है उससे लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर होनी चाहिए। ऊपर क्यों होनी चाहिए?
क्योंकि जो टमाटर की जो पौध या फसल होती है वो पानी अगर ज़्यादा मात्रा में उसको मिल जाए तो वो ख़राब हो सकती है। अगर मान लो आप अगर नीचे लगाते हो और बारिश हो जाए या किसी अन्य कारणों से वहाँ पानी आ जाए तो जो पौध है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी एकदम। अगर प्रति एकड़ ज़मीन में टमाटर की खेती के लिए बात करें कि कितने बीज यानी सीड रेट या बीज की आवश्यकता होती है, तो अगर आप 1 एकड़ में बुवाई करेंगे टमाटर की तो उसके लिए लगभग 150 से 200 ग्राम बीजों की आवश्यकता होती है। बुवाई की अगर बात करें कि जो नर्सरी है वो बुवाई के लिए कितने दिन में तैयार हो जाती है, तो वो 20 से 25 दिन में तैयार हो जाती है। अभी हम इस पर बात करेंगे कि जो रुपाई है वो किस तरीके से करते हैं और उसको कब जो मुख्य नर्सरी का फील्ड है उससे हमें उसमें से खेड़ लेनी चाहिए। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा वो है टाइम ऑफ सोइंग यानी बुवाई का समय। तो जो टमाटर की फसल है उसके लिए कोई एक निश्चित टाइम नहीं है, क्योंकि ये जो फसल है यानी जो टमाटर है उसकी हम खेती तीनों मौसम में कर सकते हैं। तीनों मौसम का अर्थ है कि हम खरीफ में भी कर सकते हैं, रबी में भी कर सकते हैं और ज़ैद में भी कर सकते हैं। फिर भी एक अगर बात करें कि इसकी जो उपज होती है वो सबसे ज़्यादा किस मौसम में होती है, तो जलवायु को देखते हुए ये जो फसल है ये मुख्य रूप से गर्मी की फसल है। यानी अगर आप इसको गर्मी के सीज़न में उगाते हैं तो इसकी उपज जो होगी वो और सीज़न के मुकाबले काफ़ी अच्छी होगी। अब हम बाकी सीज़नों की भी बात कर लेते हैं कि तीनों सीज़न में जो बुवाई की जाती है वो कब कब की जाती है। तो अगर गर्मी के सीज़न की बात करें तो वो जून जुलाई में की जाती है, और जब जून जुलाई में की जाएगी तो 25 दिन में तैयार हो जाती है। उसी हिसाब से हम उसको खेड़ कर मतलब उसको जो नर्सरी है उसको खेड़ कर मुख्य खेत में रोप देते हैं। अगर मान लो हम 15 जून को अगर पौध को लगा रहे हैं तो वो लगभग 10 जुलाई तक तैयार हो जाएगी। ऐसे अगर जुलाई में लगा रहे हैं तो वो अगस्त में तैयार हो जाएगी। अगर हम सर्दियों की यानी जाड़ों की बात करें तो जो जाड़ों में जो हम फसल लगाते हैं यानी जो पौध डालते हैं वो सितंबर मंथ में डालते हैं और उसकी जो रुपाई करते हैं वो अक्टूबर मंथ में करते हैं। वहीं अगर ज़ैद की बात की जाए तो ज़ैद में 15 जनवरी से 15 फरवरी तक हम बीज डालते हैं यानी जो पौध डालते हैं। और अगर आप 15 फरवरी को पौध डालते हैं तो लगभग 10 से 15 अगर आप 15 जनवरी को अगर आप पौध डालते हैं नर्सरी डालते हैं तो वो 10 से 15 फरवरी तक तैयार हो जाएगी। यदि आप 15 फरवरी को पौध डालते हैं तो वो 15 से 20 मार्च तक आराम से तैयार हो जाएगी। हालांकि इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आप किस वैरायटी की पौध डाल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप ऐसी वैरायटी की पौध डाल रहे हो जो बहुत कम समय में तैयार हो जाती हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप उस वैरायटी की पौध डाल रहे हो जो एक लंबे समय में तैयार हो जाती है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसप्लांटिंग यानी रोपाई। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ट्रांसप्लांटिंग होती क्या है। तो ट्रांसप्लांटिंग सोइंग से अलग होती है। यानी जो बुवाई होती है, बुवाई का अर्थ होता है जब हम किसी बीज को खेत में डालते हैं तो उसको हम बुवाई बोलते हैं यानी सोइंग बोलते हैं। वहीं अगर ट्रांसप्लांटिंग की बात करें तो हम ट्रांसप्लांटिंग बोलते हैं जब किसी एक खेत में, मान लो ये कोई खेत है और ये मुख्य खेत है, इसमें से हम पौध को उखेड़ के जब हम मान लो इस वाले खेत से हम जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे पौध को और यहाँ आके प्लांटिंग करेंगे उसकी, तो उसी को ट्रांसप्लांटिंग बोलते हैं यानी उसी को रुपाई बोलते हैं। तो पौध डालने के 15 दिन के बाद हमें खेत को तैयार कर देना चाहिए, क्योंकि हम पीछे बात कर चुके हैं कि जो टमाटर की पौध होती है वो 20 से 25 दिन में तैयार हो जाती है। तो कम से कम हमको 10 दिन पहले खेत को तैयार कर लेना चाहिए। उसकी अच्छी जुताई कर लेनी चाहिए जिससे कि खेत में जो मृदा है वो काफ़ी अच्छी हो और जब हम पौधा लगाएं तो वो ईजिली ग्रो कर पाए। तो इसकी रुपाई हम 2 तरीके से कर सकते हैं, पहला है हाथ से, दूसरा है मशीन से। लेकिन भारत में जो रुपाई की जाती है वो अधिकांश हाथों से ही की जाती है, क्योंकि जो मशीन है उनका उपयोग भारत में बहुत कम किया जाता है। हालांकि अभी हम दोनों पर अच्छे से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाथों से रोपाई। तो हाथों से आप समझ ही रहे हो, जब पौधे को हाथों की सहायता से खेत में रोपा जाए तो उसको हाथों से रोपाई बोलेंगे, जैसा आप अपने डायग्राम में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वो है मशीन से। तो मशीन से जो रुपाई की जाती है वो कम समय में ज़्यादा क्षेत्र में रुपाई की जाती है। लेकिन आप ये जो सिस्टम है मशीन वाला, इसका उपयोग भारत में बहुत कम किया जाता है ट्रांसप्लांटिंग के लिए। इसमें क्या होता है, ये जो
उसमें 3 रो में एक बार में रोपाई की जाती है मशीन से। जैसे कि आप ये देख रहे हैं डायग्राम में, ये जो 3 लोग हैं, ये जो यहाँ पे रखे हुए हैं ये पौधे, यानी जो पौध है टमाटर की वो यहाँ पे रखी हुई है। ये जो बैठे हुए लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको लेंगे और नीचे एक चैन चलती है, उस चैन में वो रखते रहते हैं उसको, और वो चैन नीचे मृदा में जाती है और वो एक इसमें दूरी फिक्स कर ली जाती है कि 30 से 40 सेंटीमीटर के बाद वो एक एक पौधे को लगाती रहती है। पीछे कुछ लोग चलते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि पौधा या तो सीधा नहीं गिरता या फिर छूट जाता है चैन में लगने से, तो जो पीछे लोग चल रहे होते हैं वो जहाँ पौधा नहीं होता वहाँ पे पौधा लगा देते हैं। नेक्स्ट है वो है हमारा प्लांटिंग डिस्टेंस। प्लांटिंग डिस्टेंस का अर्थ होता है कि हम जब जब हम पौध लगाते हैं यानी नर्सरी को लगाते हैं खेत में, तो उसकी दूरी क्या होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम पौधे से पौधे की बात करें तो लगभग वो 30 से 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर रो से रो की बात करें तो वो 70 से 80 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। इसे आप एक पिक्चर से और इजीली समझ सकते हैं। कहने का अर्थ है कि इस वाले पौधे से इस वाले पौधे की दूरी होनी चाहिए वो 30 से 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर रो से रो मतलब इस रो से इस रो की जो दूरी होनी चाहिए वो 70 से 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हालांकि आप इसको कम बढ़ती भी कर सकते हैं, हो सकता है कि 50 से 60 सेंटीमीटर हो, या जो रो से रो की दूरी है वो 90 से 100 सेंटीमीटर हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट, यानी उर्वरकों की आवश्यकता। जो टमाटर की जो खेती होती है उसमें पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है। यानी आप अगर किसी और फसल से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे टमाटर की फसल को पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक होती है। अगर पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक होती है तो हमें प्रोवाइड भी अधिक मात्रा में करना होगा। तो इसकी जो पहली जुताई होती है उस वक्त हम क्या करते हैं, खेत में प्रति हेक्टेयर की दर से हम 20 से 25 टन हम गोबर की खाद को डाल देते हैं। अगर आप इसको कुंटल में कन्वर्ट करेंगे तो 200 से 250 कुंटल हम गोबर की जो खाद होती है वो हम खेत में डाल देते हैं। उसके बाद बहुत अच्छे से उसकी जुताई करके उसको मृदा में मिला देते हैं। इसकी जगह आप कंपोस्ट भी डाल सकते हैं या कोई हरी खाद का भी उपयोग कर सकते हैं। और जो अंतिम जुताई होती है उस समय हम 80 से 90 किलो के आसपास हम नाइट्रोजन डालते हैं, 50 से 60 केजी हम पोटाश डालते हैं और 60 केजी हम फास्फोरस डालते हैं। और उसके बाद जब हम जो नर्सरी है उसको जब रोप देते हैं उसके बाद हम जब देखते हैं पौधे को आवश्यकता है पोषक तत्वों की, उसे प्रदान करते रहते हैं। हालांकि रोपाई के बाद तो पौधे को नाइट्रोजन की ही आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा है वो है एरीगेशन यानी सिंचाई। तो जिस तरीके से टमाटर को पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है उसी तरीके से पौधे को पानी की भी अधिक आवश्यकता होती है। इसकी जो पहली सिंचाई होती है वो जो होती है वो जब हम बीज की नहीं बल्कि जब पौध की रोपाई करते हैं, यानी जब हम पौधे को खेत में लगाते हैं उस समय करते हैं, क्योंकि पौधा लगाते समय खेत में नमी होनी चाहिए तभी पौधा ग्रो कर पाएगा। तो पहली सिंचाई तो हम रोपाई के समय कर देंगे। और जो दूसरी सिंचाई होती है वो डिपेंड करेगा कि आप किस मौसम में फसल को लगा रहे हैं। अगर आप गर्मी में अगर फसल को लगा रहे हैं, मान लो अगर आपने गर्मी में फसल को लगाया है तो गर्मी में क्या होता है कि मृदा से जो बाष्पीकरण है वो अधिक होगा। बाष्पीकरण बोलते हैं जब मृदा से पानी भाप बन के उठता है तो उसी को हम बाष्पीकरण बोलते हैं। तो गर्मी के मौसम में तो बाष्पीकरण अधिक होगा, तो उसमें जो सिंचाई होती है वो सर्दी के मुकाबले अधिक होती है। तो सिंचाई 4 से 5 दिन के अंतराल में की जाती रहनी चाहिए। वहीं अगर सर्दी की बात करें तो सर्दी में जो बाष्पीकरण होता है वो गर्मियों के मुकाबले बहुत कम होता है, क्योंकि जो सर्दी है उसमें सूरज की रोशनी उतनी नहीं आ पाती कि मृदा उतनी गर्म हो और भाप बन के पानी ऊपर उठे। तो इसमें जो सिंचाई की जाती है वो 7 से 10 दिन के अंतराल में की जाती है। जो सिंचाई है इस बात पे भी डिपेंड करेगी कि आप किस मृदा में फसल को उगा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।